प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा मुकम्मल हो गया है। 16 समझौते हुए हैं, 11 बड़े ऐलान हुए हैं, कुल 27 बायलैटरल आउटकम्स। रिश्ते को नया नाम मिला है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाएगा। लेकिन इन सब भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है? इस दौरे की पूरी बैलेंस शीट क्या कहती है? इन्हीं सवालों को सुलझाने के लिए हमने इंडिया टुडे ग्लोबल के एडिटर प्रणय उपाध्याय से बात की, उनसे कई सवाल पूछे। पहला सवाल तो यही कि इस नए तमगे का मतलब क्या है? इस नाम में आगे स्पेशल लफ्ज़ जुड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है अगर हम बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो? देखिए, अगर आपको कोई भी सामान्य भाषा में कहे कि आप नॉर्मल चाय पिएंगे या स्पेशल चाय पिएंगे, तो आप कौन सी चुनेंगे? स्वाभाविक रूप से आपकी पसंद होगी स्पेशल चाय की। आप किसी दुकान पर जाके भी कहें कि स्पेशल चाय बनाइएगा तो मेहमान को भी खास लगता है और दुकानदार भी थोड़ी सी कीमत बढ़ा देता है उन चीज़ों की। लेकिन स्पेशल का मतलब ही यही होता है कि इसमें कुछ विशेषता आपने जोड़ी है। उसके अंदर हो सकता है कि दूध ज़्यादा डाला गया हो, अदरक ज़्यादा डाला गया हो, उसको थोड़ी देर ज़्यादा उबाला गया हो, तो इसको स्पेशल। ये हम चाय से अगर अलग हट के बात करें तो किसी भी रणनीतिक साझेदारी के अंदर स्पेशल का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि उसमें आपने कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और जोड़े हैं। यानी उसमें आपने ये सहूलियत दी है कि कुछ जो टेक्नोलॉजी हम आमतौर पर लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं, वो भी हम इनके साथ मिलकर करेंगे। ये इनेबलिंग प्रोविजंस होते हैं, यानी इनके द्वारा सरकारें अपने यहाँ पर वैधानिक प्रावधान बनाती हैं कि चूंकि हमने अपनी पार्टनरशिप को, अपनी साझेदारी को एक विशेष स्तर दिया है, इसलिए अब हम ये सारी चीज़ें और कर सकते हैं। यानी हम एडवांस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो साझा कर सकते हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो कि आमतौर पर कोई भी देश दूसरे देश के साथ में साझा नहीं करता है, क्योंकि देखिए आप सामान बेचते हैं, तकनीक नहीं बेचते हैं। और जब किसी के साथ आप तकनीक साझा करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको अपने मुनाफे का भी हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। आप उसमें अपने उत्पादन का भी भविष्य देख रहे हैं। और इस उत्पादन के भविष्य को अगर आप ऐसे समझें कि यदि इजराइल को, मान लीजिए कि इजराइल को अपने यहाँ पर करीब करीब 50,000 मिसाइलें बनानी हैं। 5,000 मिसाइलें बनाने की उसके पास क्षमता है, लेकिन 50,000 मिसाइलें बनाने के लिए हो सकता है कि उसको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत हो, उसको अपने यहाँ पे नया प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, और इसके लिए उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन भारत जैसा साझेदार जो कि एक बड़ा स्किल दे सकता है, एक बड़ा स्केल दे सकता है उसे, भारत के साथ में उत्पादन लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि भारत बड़ा ख़रीदार भी है। तो क्यों ना सामान का उत्पादन खरीदार के यहाँ ले जाया जाए, वहीं उत्पादन किया जाए, आपका एक बड़ा जो चंक है वो बिक भी जाता है, और उसके साथ साथ आपके उत्पादन की जो सुविधा है, जो या कह लीजिए उसकी जो चुनौती है, वो भी हल हो जाती है। यही तो वजह है कि यूरोप की कंपनियां भारत के अंदर, यानी फ्रांस की एयरबस कंपनी जो है वो भारत में आकर H125 हेलीकॉप्टर बनाती है, जो कि भारत के भी काम आएगा, और उसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में उसका निर्यात भी किया जाएगा, जो कि दुनिया का काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। और जब उन्हें लगा कि हेलीकॉप्टर की मांग बहुत ज़्यादा है, हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और कम से कम यूरोप की फैक्ट्रियों से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इसे भारत में ले जाया जाए। यही भारत की USP है, यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, जिसके साथ हम अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय मेज़ के ऊपर बात कर पाते हैं, सौदा कर पाते हैं, ये चर्चा कर पाते हैं कि आइए भारत में ये मेक इन इंडिया की जो बात है, ये अब लोगों को समझ में आने लगी है कि भारत के साथ कारोबार करने में दोहरा फायदा है। भारत बड़ा खरीदार भी है, और भारत जो है वो आपको स्किल और स्केल भी देता है। यानी आपको यदि काम करने के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल चाहिए तो भी आप भारत के पास आ सकते हैं, और साथ ही यदि आपको उत्पादन का दायरा बढ़ाना है, उसको व्यापक बनाना है, तो भी आप भारत के पास आ सकते हैं। और ये केवल उत्पादन में या जो रक्षा उपकरण है उसमें नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में, यानी भारत दुनिया का बड़ा तेल खरीदार है, और उसके साथ साथ भारत ने सऊदी अरब जैसे देश को ये प्रस्ताव भी दे रखा है, कई देशों ने भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अपना किया है कि यदि पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर युद्ध की आग भड़कती है तो आपका तेल निर्यात प्रभावित न हो, इसके लिए आप आइए हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में, यानी कर्नाटक के उन चट्टानों के अंदर, उन बड़े बड़े पत्थरों के अंदर, उन पहाड़ों के अंदर जो हमने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं, आप उस सुविधा का लाभ उठाइए, ताकि आपका ऑयल भारत में तो कंज्यूम हो ही सके। यदि भारत के पूर्व में, यानी भारत के पूर्वी एशिया के इलाके के अंदर यदि आप उसका निर्यात जारी रखना चाहते हैं किसी संकट के दौरान भी, तो भी आपका तेल निर्यात प्रभावित न हो। और ये एक ऐसा प्रपोजिशन था जिससे लपक कर बहुत सारे देशों ने लिया है, और कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। तो ये है भारत की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी, और ये है भारत की खास विशेषता भी, जो कि भारत के साथ किसी की भी साझेदारी को, किसी के भी रणनीतिक रिश्ते को विशेष बनाती है। इस दौरे का अगर हम पूरा बही खाता निकालें तो कुल जमा भारत के हाथ लगा क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे को आप भारत और इजराइल के रिश्तों का स्पेशल 27 भी कह सकते हैं, क्योंकि करीब करीब 27 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का ये इजराइल का दौरा था और इसके अंदर 27 बड़े फैसले हुए हैं। यानी 17 MOU साइन किए गए हैं, इसके अलावा 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। अगर आप भारत के लिए नफ़े नुकसान के तराजू में इसे तोलना चाहते हैं तो आप ये पाएंगे कि किस तरीके से भारत और इजराइल की साझेदारी एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलती हुई नजर आ रही है। यानी हम पहले रणनीतिक साझेदार थे, लेकिन अब उसके अंदर एक विशेष यानी स्पेशल भी जोड़ दिया गया है। और ये विशेष क्या लेके आता है? ये विशेष लेके आता है कि इजराइल भारत के अंदर करीब करीब 100 एक्सीलेंस सेंटर बनाएगा। यानी इजराइल की तकनीक भारत के अंदर और व्यापक तरीके से फैल सकेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक दायरा इतना बड़ा है जिसके अंदर इजराइल की तकनीक भारत के हाथों को मजबूत करने के काम आएगी। इसके अलावा चाहे आप UPI को देखें कि भारत का UPI इजराइल में भी काम कर सकेगा। यानी जहां से जो लोग काम करने के सिलसिले में जाते हैं या पर्यटन के लिए जाते हैं उनके लिए सहूलियतें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ 50,000 व्यक्ति प्रति साल का जो कोटा है वो इजराइल निश्चित करेगा भारतीय लोगों के लिए, जो भारतीय वहां जाकर काम कर सकते हैं। अभी तक केयर गिविंग और एग्रीकल्चर यानी वहां पे लोगों बूढ़े लोगों की या बच्चों की साथ संभाल और इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में ही भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर जो सेमी स्किल्ड लेबर होता है उनके लिए थे, लेकिन अब उसे हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में भी खोला जा रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी खोला जा रहा है। यानी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा साइबर सुरक्षा एक बड़ा और महत्वपूर्ण और चुनौती भरा पहलू उभर कर सामने आ रहा है आजकल की दुनिया के अंदर। तो उसमें भी भारत में साइबर सुरक्षा कैसे मजबूत की जा सकती है, इसके लिए मिलकर काम किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाल ही में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर AI इंडिया इम्पैक्ट समिट हुई थी, लेकिन भारत और इजराइल मिलकर AI में ये काम करेंगे कि भारत के गांव शहरों के अंदर स्कूलों की पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी AI को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको लेकर भारत और इजराइल मिलकर काम करेंगे। यानी इजराइल की तकनीक और भारत का स्किल और स्केल ये साथ में अगर आता है तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है। भारत को मिलेगी इजराइल की तकनीक, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साइबर सुरक्षा का क्षेत्र हो, नई और उन्नत मिसाइलें हों, ड्रोन्स हों, या फिर कृषि का क्षेत्र हो। यानी भारत के अंदर कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कम पानी के अंदर ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है, पानी जिन इलाकों के अंदर खराब हो रहा है वहाँ पानी को कैसे साफ किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करके नए प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि भारत के पास में मेधा तो है, क्षमता तो है, लेकिन उतना रिसर्च का लंबा कालखंड नहीं है। इसलिए इजराइल की तकनीक, इजराइल का रिसर्च और भारत की क्षमता यदि मिल जाती है तो इसमें दोनों का फायदा है। अगला सवाल मिडिल ईस्ट में मौजूदा स्थिति को लेकर है। वहां पर इस वक्त तनाव की स्थिति है, अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आशंका बनी हुई है। ऐसे वक्त में मोदी के इजराइल जाने पर कई बड़े सवाल उठे। तो क्या इस दौरे के बाद ये बात साफ हो गई है कि भारत ने पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में अपना पाला चुन लिया है? क्या हमने एक पक्ष चुन लिया है या भारत की सबको साध कर चलने वाली कूटनीति अब भी कायम है? सवाल कई लोगों के मन में उमड़ घुमड़ रहा होगा कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी क्यों वहां पर गए हैं, इस समय जबकि पश्चिम एशिया में इतना तनाव चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ वो खड़े होते हैं, भारत और इजराइल के संबंधों पर बात करते हैं, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस यात्रा को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसे आप अकेले न देखें। आप देखें कि किस तरीके से बीते करीब 1-1.25 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के इलाके में कितनी बार गए हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी आपको सऊदी अरब में जाते हुए नजर आते हैं, वो कुवैत में जाते हुए नजर आते हैं, वो आपको UAE में नजर आते हैं, वो आपको ओमान में नजर आते हैं, वो जॉर्डन में नजर आते हैं। और ये तमाम यात्राएं और उसके बाद अब इजराइल का उनका ये दौरा, ये उसी की एक कड़ी है। और ये इसलिए भी कड़ी है क्योंकि इस इलाके में यदि तनाव है तो वहाँ पर हमारे हित भी हैं, चाहे वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो हमारे लिए हमारे लोगों की आर्थिक सुरक्षा का मामला हो या उनकी भौतिक सुरक्षा का मामला हो। करीब करीब 90 लाख की आबादी जिस देश की, जिस क्षेत्र के अंदर रहती हो, वहाँ पर कामकाज के सिलसिले में हो, ये लाजमी है, स्वाभाविक है कि उस देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके खुद ये जानना चाहेगा कि आखिर ये तनाव का ऊँट किस करवट बैठने वाला है, क्या हो सकता है, हमें कंटिजेंसी प्लान तैयार करना होगा। और लीडरशिप से यदि आपके अच्छे संबंध हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है, क्या वो ईरान को लेकर वाकई में कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या अमेरिका किस तरीके से वहां चल रहा है। साथ ही गाजा की शांति परियोजना को लेकर गाजा के अंदर भारत ने गाजा पीस प्लान का समर्थन किया, लेकिन
इस कैविएट के साथ में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जिस प्रस्ताव 2803 को समर्थन दिया है उसके तहत जो गाजा पीस प्लान बना है, भारत उसका समर्थन करता है। साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल में रहते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से कही गई कि भारत गाजा की शांति परियोजना में पहले ही करीब करीब 170 मिलियन डॉलर जो है उसकी मदद दे रहा है। 40 मिलियन डॉलर की जो विकास परियोजनाएं हैं, ये जो सहायता परियोजनाएं हैं, वो भी भारत के पास तैयार हैं। कई ऐसी क्षमताएं हैं जिसमें भारत गाजा के लोगों के जख्मों पर मरहम लगा सकता है, वहां मदद पहुंचा सकता है, भारत उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है और इसके लिए भारत तैयार भी है। साथ ही गाजा की शांति परियोजना के लिए, फिलिस्तीन के लिए और इस पूरे क्षेत्र के अंदर शांति आ सके, आर्थिक विकास हो सके, इसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप इस तरीके से भी देखिए कि 2017 में यदि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल जाते हैं तो 2018 में वो फिलिस्तीन जाते हैं। उन्हें फिलिस्तीन के अंदर अगर नागरिक सम्मान मिलता है सबसे ज्यादा बड़ा, तो इजराइल के अंदर 2026 के उनके दौरे में भी उन्हें केनेसेट का जो ऑनर है, ऑर्डर जो ऑफ केनेसेट है, वो दिया जाता है। वहां का नागरिक सम्मान, बड़ा सम्मान दिया जाता है। अगर वो इजराइल जाते हैं तो उससे ठीक पहले, कुछ दिनों पहले ही वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत करते हैं। ये बताता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता जो है, भारत अपनी जो विदेश नीति की स्वतंत्रता है, वो बनाए रखना चाहता है। ये खेमे चुनने का सवाल नहीं है, ये सवाल इस चीज का है कि जब आपके हित दोनों जगह पर हो, जब दोनों देशों के साथ आपके अच्छे रिश्ते हों, तो आप चाहेंगे कि दोनों जगह से आपके संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रहें। इसीलिए ईरान के साथ वहां भी भारत के लोग मौजूद हैं, करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर रहते हैं, करीब 40-45 हजार 50 हजार भारतीय जो हैं वो कामकाज के सिलसिले में हाल ही में इजराइल गए हैं, वहां पर भी भारत के लोग हैं, भारत से जुड़े हुए लोग हैं। दोनों क्षेत्रों के साथ, दोनों देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है और यही वजह है कि भारत दोनों से संवाद के दरवाजे खुले रखता हुआ नजर आता है। और यही चीज आपको नजर आई होगी जब रूस और यूक्रेन का मसला था उस समय भी। और आप देखिए कि इजराइल के इस दौरे से पहले ही भारत ने दिल्ली में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की। उस बैठक में अरब विदेश मंत्रियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद जो एक बयान सामने आया था उसके अंदर भारत ने फिलिस्तीन को लेकर अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया था। ये कहा था कि 1967 की सीमाओं के अनुसार जो फिलिस्तीन का मुद्दा है उसको सुलझाने का पक्षधर है भारत, शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है भारत। और आज इजराइल की धरती से बेंजामिन नेतन्याहू को अपने करीब में रखते हुए, अपने बगल में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि मानवता को, इंसानियत को हिंसा का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए, ये एक बड़ा संदेश है। ये वैसा ही संदेश है जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद के अंदर एससीओ के बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है और युद्ध से, मैदान जंग से समस्याओं के समाधान नहीं मिलते। और ये भारत की बात आज दुनिया भी मानती है, इसलिए मानती है क्योंकि अब हर कोई बात कर रहा है कि मैदान जंग से रूस यूक्रेन का समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। तो भारत का ये रुख जो स्पष्ट है वो एक बार फिर प्रधानमंत्री की तरफ से दोहराया भी गया। और जहां तक पक्ष का सवाल है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये जो कहा है कि भारत निष्पक्ष नहीं, भारत तटस्थ नहीं है, भारत का एक पक्ष है और वो पक्ष है शांति का पक्ष। और हम शांति के पक्ष के साथ खड़े हुए हैं कि जहां भी शांति होगी हम उसके पक्षधर भी हैं, उसके समर्थक भी हैं और हम उसके सहायक भी बने हुए रहना चाहते हैं। आखिरी सवाल हमारी सुरक्षा और हथियारों का है। क्या आने वाले वक्त में डिफेंस के मोर्चे पर इजराइल भारत के लिए नया रूस बनने जा रहा है? जहां तक भारत की रक्षा साझेदारी का सवाल है, केवल इजराइल का मसला नहीं है, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप के अन्य देश हों, भारत अब इस रक्षा सहयोग और साझेदारी को खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से के दायरे से बाहर ले जाना चाहता है। भारत चाहता है कि उसको तकनीकी साझेदारी मिले, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारत को जिस एक चीज़ की सबसे ज़्यादा दरकार रही है वो है टेक्निक, वो है इनोवेशन। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ये एक ऐसी रेस है जिसमें चूंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय, औद्योगिक क्रांति के समय में हमने एक बहुत बड़ा कालखंड जो है वो उपनिवेश काल में बिताया है और उस दौरान हमारा जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। हथियारों की ज़रूरत हमारी बड़ी है, हम बड़े खरीदार हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम केवल खरीदार न रहें, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे साथ मिलकर बनाइए। और हमने इसको प्रूव भी किया है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जैसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, वो अब इंडोनेशिया में बेची जा रही है, फिलीपींस के अंदर बेची जा रही है, दुनिया के अलग अलग देशों को उसको की आपूर्ति की जा रही है। भारत को यदि एक बड़ा रक्षा विक्रेता बनना है, भारत को यदि एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अच्छी तरीके से डेवलप हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये तमाम कंपनियाँ जो कि चाहती हैं कि उनके उत्पादन का दायरा बढ़े। भारत आज ये इसलिए भी कह पाता है क्योंकि भारत के पास तकनीक भले ही ना हो, लेकिन भारत के पास स्किल है और स्केल है। जिस भी देश को, चाहे वो जर्मनी हो
जो कि अपना रक्षा उत्पादन बढ़ाना चाहता है, चाहे वो यूरोप के अन्य देश हों जो अपना रक्षा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो फ्रांस जैसा देश हो जो कि राफेल को बड़े पैमाने पर उत्पादन उसका करना चाहता है, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर भारत के अंदर बनाया है, उसने अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की फैसिलिटी भारत में बनाई है, ताकि वो भारत की जमीन का इस्तेमाल करते हुए न केवल भारत की जरूरतों को पूरा कर सके, बल्कि भविष्य में यदि इंडोनेशिया को राफेल बेचे जाने हैं तो उनके लिए भी भारत एक बड़ा हब बन सकता है। इंडोनेशिया के लिए सर्विसिंग की फैसिलिटी भारत से दी जा सकती है। तो अब भारत अपनी इस भौगोलिक स्थिति और अपनी इस रणनीतिक स्थिति का लिवरेज लेना चाहता है, इसका फायदा उठाना चाहता है, और वो तमाम साझेदारों से कह रहा है कि अब खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से बाहर निकला जाए, अब आप आइए मिलकर बनाया जाए, हम मिलकर उत्पादन करेंगे। इसमें भारत का भी फायदा है, इन तमाम देशों का भी फायदा है, इजराइल का भी फायदा है, भारत का भी फायदा है, फ्रांस का भी फायदा है, भारत का भी हित है। और यही वजह है कि ये तमाम देश अब भारत में आना चाहते हैं। इस दुनिया की इस उथल पुथल के बीच में जो भी देश अपने रक्षा उत्पादन का दायरा बढ़ाना चाहता है, उसकी स्केल बढ़ाना चाहता है, उसमें भारत उसका एक भरोसेमंद साझेदार भी है। क्योंकि भारत की एक और भी खूबी है, एक विशेषता यह है कि भारत तकनीक चुराता नहीं है। चीन के ऊपर जैसे आरोप लगते हैं कि उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके तकनीक चुरा ली, यूरोप के मन में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, इनोवेशन करता है, उसके मन में यह आशंका होती है। भारत एक ऐसा विश्वसनीय साझेदार है जिसने कभी किसी की तकनीक चुराई नहीं, लेकिन उस तकनीक को इस तरीके से विकसित किया कि उससे एक नया प्रोडक्ट निकल सके और उसके साथ दोनों देशों के फायदे का सौदा में निकल सके। ये था इस दौरे का लेखा जोखा। भारत इजराइल संबंधों पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। आपके लिए ये वीडियो शूट किया है आलोक ने। देखते रहें दी ललन टॉप।